हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी व्याकरण के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है संज्ञा यानी नाउन। इस वीडियो में हम लोग संज्ञा से जुड़े हुए सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल पे इस टाइप के वीडियो आते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि संज्ञा होती क्या है, संज्ञा का डिफिनेशन। ठीक है, देखिए संज्ञा संज्ञा की सबसे पहले हम लोग परिभाषा की बात करेंगे तो संज्ञा का सामान्य अर्थ नाम होता है। संज्ञा से हमारे दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए कि हम संज्ञा शब्द से समझते क्या। तो संज्ञा का सामान्य अर्थ नाम होता है। दुनिया में जितने भी तरह के नाम हैं, अर्थात हम अपने दिमाग में जितना भी नाम सोच सकते हैं वो सभी नाम क्या है, संज्ञा या नाउन है। ठीक है, जैसे हमने सोचा किसी नदी का नाम गंगा यमुना, ये सभी क्या है, संज्ञा है। हमने किसी सिटी शहर का नाम सोचा जैसे पटना दिल्ली लखनऊ, ये सभी क्या है, संज्ञा है। हमने किसी व्यक्ति का नाम सोचा, व्यक्ति में जैसे राम सोहन मोहन नीरज, ये सभी क्या है, संज्ञा है। तो किसी भी नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। यदि हम दूसरे शब्द में संज्ञा का डिफिनेशन देखें तो संज्ञा का डिफिनेशन कुछ इस टाइप से हम लोग लिख सकते हैं। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा की आप परिभाषा इस प्रकार से दे सकते हैं कि किसी व्यक्ति वस्तु भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। उदाहरण भी आप आसानी से दे सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे राम किसी व्यक्ति का नाम है तो ये क्या हो गया, संज्ञा। गीता किसी व्यक्ति का नाम है, ये भी किसी औरत का नाम है, किसी लड़की का नाम है, तो ये भी क्या है, संज्ञा है। ठीक, उसी प्रकार से आप कलम पटना बुढ़ापा और इसी प्रकार से आप अनंत जो संज्ञा के नाम या एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करेंगे संज्ञा के भेद के ऊपर, संज्ञा के प्रकार, संज्ञा कितने तरह के होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, संज्ञा के मुख्यतः 5 भेद है। संज्ञा जो है मेनली 5 टाइप के होते हैं। ठीक है, संज्ञा के मूलतः कितने भेद है, टोटल 5 भेद है। ठीक है, जिसमें हम लोग पहला भेद देखते हैं वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक, प्रॉपर नाउन जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, जिसे अंग्रेजी में कॉमन नाउन कहा जाता है। तीसरा है समूहवाचक संज्ञा, जिसे अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, कॉलेक्टिव नाउन। अच्छा, चौथा देखेंगे, चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा। चौथा क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा। और हमारा आखिरी है भाववाचक संज्ञा या अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो हमने देखा संज्ञा के कुल कितने भेद हैं, संज्ञा के कुल 5 भेद हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब बारी बारी से इन सभी संज्ञाओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के ऊपर। तो देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञाएं क्या होती हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति वस्तु जगह आदि का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक शब्द आ रहा है खास, यहाँ पर एक शब्द आ रहा है खास। आप इसको नोटिस करेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है किसी खास व्यक्ति स्थान या वस्तु का नाम होता है। ठीक है, यहाँ पर सबसे मेन जो वर्ड है वो खास है। जैसे हमने बोला राम, तो राम क्या है, राम एक किसी लड़का किसी खास लड़के का नाम है, तो नाम राम हमारा क्या हो गया, राम व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। उसी प्रकार से हम देखते हैं रामायण। रामायण रामायण क्या है, एक विशेष ग्रंथ का नाम है, एक खास ग्रंथ का नाम है। ग्रंथ हमारे पास बहुत सारे, रामायण है महाभारत है, लेकिन हमने एक खास ग्रंथ का नाम लिया रामायण, तो रामायण क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। पटना, पटना किस बिहार की राजधानी है, तो राजधानी ये किसी विशेष राज्य की राजधानी है, कोई खास राजधानी हम बोल रहे हैं कि ये बिहार की राजधानी है, तो पटना भी क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अच्छा, सोमवार, सोमवार भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कैसे, तो देखिए दिन
दिन टोटल 7 होते हैं, 7 दिन में से हम एक खास दिन की बात कर रहे हैं, सोमवार, तो सोमवार क्या हो गया, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसी प्रकार से जनवरी, 12 माह होते हैं, उसमें से हम एक खास माह की बात कर रहे हैं, जनवरी माह की। तो मुझे उम्मीद है कि आप व्यक्तिवाचक संज्ञाओं को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। किसी भी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। वो कुछ भी हो सकता है, व्यक्ति का नाम हो सकता है, स्थान का नाम हो सकता है, किसी वस्तु का नाम हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे देखिए यहाँ पर है इंडिया टुडे। इंडिया टुडे एक पत्रिका है, एक अखबार है। तो हम बोलते हैं यदि समाचार पत्र, तो उसमें सारे समाचार पत्र आ जाते हैं, लेकिन हम बोल रहे हैं इंडिया टुडे, तो एक स्पेशल, एक खास समाचार पत्र का नाम बोल रहे हैं, वो है इंडिया टुडे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये शब्द क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आगे हम लोग देख रहे हैं जातिवाचक संज्ञा। देखते हैं जातिवाचक संज्ञा क्या होती है। जिस संज्ञा से प्राणी या वस्तु की संपूर्ण जाति का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर एक वर्ड आप नोटिस करेंगे, यहाँ पर मैंने लिखा है संपूर्ण जाति का बोध। संपूर्ण जाति मतलब ऐसा वर्ड, ठीक है, या वैसा संज्ञा जिससे हमें बोलने पर उसके संपूर्ण जाति का बोध हो, तो हम लोग उसे क्या कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे हम लोग लिखते हैं कि मैंने बोला लड़का, मैंने क्या बोला, लड़का, तो लड़का से हमें, ठीक है, लड़का से हमें क्या हो रहा है, पूरे लड़का का बोध हो रहा है। हम तो ये नहीं बोल रहे हैं राम, या किसी खास लड़का का नाम नहीं ले रहे, हम सीधा बोल रहे हैं लड़का। लड़का से हमें संपूर्ण लड़का, संसार में जितने भी लड़के होंगे उन सभी लड़कों का बोध हो रहा है। तो यहाँ पर हमें लड़का से संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि लड़का क्या है, लड़का जातिवाचक संज्ञा है। लड़का क्या है, जातिवाचक संज्ञा। इसी प्रकार से लड़की, लड़की हमने शब्द बोला, तो लड़की से संपूर्ण लड़की का बोध हो रहा है, इसलिए लड़की क्या है, लड़की जातिवाचक संज्ञा है। पशु, पशु हमने किसी खास पशु का नाम नहीं लिया, हमने गाय, बकरी, भैंस, यदि हम बोलते गाय, तो गाय कौन सी संज्ञा हो जाती, गाय कौन सी संज्ञा है फ्रेंड्स, आप बताइएगा मुझे। तो गाय जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि मैंने एक विशेष पशु का नाम लिया है कि गाय, गाय का अपना एक कैटेगरी होता है। मैंने ये तो नहीं बोला सिर्फ पशु, अगर पशु बोलते तो पशु से हमारा संपूर्ण पशु का बोध हो रहा है, जिसमें गाय, कुत्ता, बिल्ली सभी आ जाते हैं। ठीक, उसी प्रकार से पक्षी, फल, फल को देखिए, फल जब हम बोलते हैं फल, तो फल क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि फल बोलने से हमें सभी फलों का बोध होता है। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए महीना, 12 महीने होते हैं, लेकिन हम सीधा बोल रहे हैं महीना, तो महीना बोलने से हमें 12 महीना में से किसकी बात कर रही है हमें नहीं पता, हम संपूर्ण महीने की बात कर रहे हैं। महीना से हमारा संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है, संपूर्ण महीने का बोध हो रहा है, इसलिए महीना क्या है, जातिवाचक संज्ञा। तो मुझे उम्मीद है कि आप जातिवाचक संज्ञा को भी अच्छी तरह समझ गए होंगे। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा में कुछ कन्फ्यूजन रहता है, उसे हम लोग एक सारणी के माध्यम से दूर करेंगे। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा को निम्नलिखित सारणी के माध्यम से हम समझ सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर एक सारणी बना रखी है, जिसमें एक तरफ क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और दूसरे तरफ क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा मैंने आपको बताया कि किसी खास व्यक्ति, वस्तु के नाम को क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, और वैसा संज्ञा जिससे उसकी संपूर्ण जाति का बोध हो, उसे क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा। तो देखिए जैसे मैंने बोला लड़का, तो लड़का से संपूर्ण लड़का का बोध हो रहा है, तो लड़का क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। लड़का क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। ठीक, अब मैंने बोला मोहन, सोहन, राम, तो ये सब क्या है, लड़कों के नाम है, किसी खास लड़कों के नाम है। तो खास लड़कों के नाम है, तो इसीलिए ये क्या हो गए, ये हो गए मोहन, मोहन, सोहन, राम, ये सभी क्या हो गए, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब मैंने बोला लड़की, मैंने क्या बोला, लड़की या औरत, तो लड़की या औरत से संपूर्ण लड़की का बोध हो रहा है लड़की बोलने से, और औरत से संपूर्ण औरत का बोध हो रहा है, तो ये क्या हो गए, जातिवाचक संज्ञा में आएंगे ये दोनों। लेकिन जब मैंने किसी विशेष लड़की का नाम लिया, जैसे सीता,
उसी प्रकार से गीता, मंजू, तो ये सभी क्या है, किसी विशेष लड़की के नाम है। तो ये सभी क्या हो जाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। ठीक है। उसी प्रकार से देखिए, जब हम किसी शहर का नाम लेते हैं, शहर, राजधानी, तो शहर से संपूर्ण शहर का बोध होता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो शहर है वो क्या है, जातिवाचक संज्ञा, या किसी राज्य की राजधानी भी क्या है, जातिवाचक संज्ञा। लेकिन हम जब भारत की राजधानी दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली कौन सी संज्ञा हो जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्यों, क्यों दिल्ली व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि दिल्ली से एक विशेष राजधानी की बोध हो रही है कि यह भारत देश का राजधानी है। ठीक है, किसी विशेष देश का यह राज्य है, इसलिए दिल्ली राजधानी है, इसलिए दिल्ली क्या हो गई, व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसी प्रकार से मैं बोलता हूँ पटना, तो पटना भी एक शहर है, एक खास शहर है, अपना एक शहर है, तो पटना ही व्यक्तिवाचक संज्ञा आ जाए। लेकिन सिर्फ यदि शहर बोला जाए तो शहर में तो सभी शहर आ जाते हैं, तो शहर क्या हो गए, जातिवाचक संज्ञा। और सिर्फ मैंने पटना बोला तो पटना से सिर्फ पटना शहर का बोध हो रहा है, तो इसलिए पटना क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसी प्रकार से देखिए, आम, इमली, अंगूर किसी विशेष फल के नाम है। आम एक विशेष फल है, इमली एक विशेष फल है, अंगूर एक विशेष फल है, तो ये क्या हो गए, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गए। ये तीनों क्या हो गए, व्यक्तिवाचक संज्ञा। फल, फल बोला तो मैं ये नहीं, ये क्लियर नहीं किया है कि ये आम है, इमली है या अंगूर है। मैंने फल में संपूर्ण फल की चर्चा की, इसलिए फल क्या हो गए, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो समझ पा रहे होंगे आप लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा में क्या डिफरेंस है। ठीक है, देखिए उसी प्रकार जब मैं बोलता हूँ दिन का नाम हम लेते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, तो हम लोग एक विशेष दिन का नाम ले रहे हैं। लेकिन सीधा यदि हम दिन बोल देते हैं तो दिन में तो संपूर्ण दिन आ जाते हैं, 7 दिन आ जाएंगे ना। जब मैंने दिन बोला तो दिन में तो सातों के सातों दिन आ जाएंगे, सोम, मंगल, बुध। ठीक। लेकिन जब मैंने किसी विशेष दिन का नाम लिया, सोमवार, तो सिर्फ सोमवार, सोमवार मतलब सिर्फ सोमवार एक दिन, तो ये क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और दिन क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा में आप अंतर समझ गए होंगे और आसानी से आप एग्जाम में इससे जुड़े क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे। जैसे मैं आपसे यदि पूछूं कि हिमालय कौन सा संज्ञा है, तो इसका सिंपल आंसर हो जाएगा, हिमालय क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि यह एक विशेष पर्वत का नाम है। ठीक है, हिमालय। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा में, समूहवाचक संज्ञा का पहले डिफिनेशन देख लीजिए। जिस संज्ञा से व्यक्ति या वस्तुओं के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर भी आप एक वर्ड नोटिस करेंगे कि मैंने यहाँ पे समूह, समूह का बोध, क्या चीज, समूह का बोध हो, तो वैसा वर्ड या वैसा शब्द जिसे हम बोलते हैं तो उससे हमें किसी समूह का बोध होता है, मतलब उसमें एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो, उसे क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मैंने बोला सेना, तो सेना की एक टुकड़ी होती है। ठीक है, सेना में जैसे पांच सेनाओं की एक टुकड़ी हो गई, उसमें 10 सेना होंगे, 11 सेना होंगे या 15 सेना होंगे। तो सेना बोलने से हमें एक से अधिक व्यक्तियों के झुंड या समूह का बोध होता है, इसलिए सेना क्या है, एक समूहवाचक संज्ञा। वर्ग, वर्ग में छात्र बैठे रहते हैं, वर्ग में 10 छात्र, 20 छात्र, 25 छात्र, मतलब कि छात्रों का एक समूह होता है, तो वर्ग भी क्या हो गया, एक समूहवाचक संज्ञा हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग गुच्छा, जैसे कि अंगूर का गुच्छा, चाबी का गुच्छा, तो ये सभी क्या होंगे, समूहवाचक संज्ञा। झुंड, हंस का झुंड, आदमियों का झुंड, झुंड भी क्या हो गया, समूहवाचक संज्ञा। परिवार, परिवार में भी कई सदस्य हो सकते हैं, 5, 10, 7, 2, 1, तो परिवार भी क्या हो गया, एक समूहवाचक संज्ञा हो गई। इसी प्रकार से आप अनेक उदाहरण समूहवाचक संज्ञा के लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अगला है हमारा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, भाववाचक मतलब जिससे भाव का बोध हो। ठीक है, जिससे भाव का बोध हो। जिस संज्ञा से व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, अवस्था, भाव आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा में किसका किसका बोध होगा, तो गुण का बोध होगा, दोष का बोध होगा, उसकी अवस्था का बोध होगा, भाव का बोध होगा। ठीक है, तो उस प्रकार के संज्ञा को या उस शब्द को क्या कहेंगे, भाववाचक संज्ञा कहेंगे। ठीक है, कैसे पहचानेंगे, चलिए एग्जाम्पल से इसको क्लियर करते हैं।
उदाहरण के लिए फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं अच्छाई। तो अच्छाई किसी व्यक्ति का एक गुण है, तो अच्छाई क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा। अच्छा, नेक्स्ट देखिए हमारा चतुराई। चतुराई भी किसी व्यक्ति का गुण है, चतुराई भी क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है बुराई। बुराई भी किसी व्यक्ति का गुण होता है, बुराई किसी व्यक्ति का अवगुण होता है, तो ये भी क्या है, एक भाववाचक संज्ञा। मिठास, मिठास भी भाववाचक संज्ञा है। सजावट, सजावट भी भाववाचक संज्ञा है। बुढ़ापा, बुढ़ापा एक अवस्था है। बचपन भी क्या है, एक अवस्था है, तो बचपन भी भाववाचक संज्ञा, बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा हो गया। ठीक है, जवानी ये भी भाववाचक संज्ञा हो गया। लड़कपन या बचपना ये सभी क्या हो गए, भाववाचक संज्ञा हो गए। तो ये हमने संज्ञा के पांचों प्रकार का हमने इसमें देखा, संज्ञा के पांचों प्रकार को हमने इसमें पढ़ा। अब हम लोग देखेंगे कि आधुनिक, ये हमने संज्ञा के 5 भेद के बारे में पढ़ा जो कि हमारा था। अब हम लोग देखेंगे कि आधुनिक वैज्ञानिकों ने जो संज्ञा के भेदों का जो वर्गीकरण किया है, या आधुनिक वर्गीकरण है संज्ञा का, उसको हम लोग अब देखेंगे। संज्ञा का आधुनिक वर्गीकरण। तो संज्ञा का आधुनिक वर्गीकरण में 2 टाइप में संज्ञा को बांटा गया है, प्राणीवाचक संज्ञा और अप्राणीवाचक संज्ञा। सर यहाँ पर अप्राणी होगा, ठीक है, अप्राणीवाचक संज्ञा, अप्राणी, ठीक है। पहला भेद है प्राणीवाचक संज्ञा और अप्राणीवाचक संज्ञा, और दूसरा है गणनीय संज्ञा और अगणनीय संज्ञा। अब देखिए इनके बारे में कुछ थोड़ा सा देख लेते हैं, प्राणीवाचक संज्ञा और अप्राणीवाचक संज्ञा और गणनीय संज्ञा और अगणनीय संज्ञा। ये संज्ञा का आधुनिक वर्गीकरण है जिन्हें आधुनिक वैज्ञानिकों ने किया है, ठीक है, जिसमें कि वो पांचों भेद इसी दोनों में पूरी तरह से आ जाते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, पहले देख लेते हैं प्राणीवाचक संज्ञा। प्राणी, जो संज्ञाएं जीवित है वह प्राणीवाचक संज्ञाएं हैं, और इसके विपरीत जो संज्ञा में यह गुण नहीं है, अप्राणीवाचक संज्ञाएं, यहाँ पे अ होगा, ठीक है फ्रेंड, ये मिस्टेक है, ये होना चाहिए यहाँ पे अप्राणीवाचक, यहाँ प्राणी लिखा गया, ठीक है। जो संख्याएं जीवित है वो प्राणीवाचक है, और जो संज्ञाएं मृत है, ठीक है, वो अप्राणीवाचक है। प्राणीवाचक संज्ञाओं के उदाहरण में आप क्या लिख सकते हैं, तो प्राणीवाचक संज्ञाओं के उदाहरण में आप लिख सकते हैं कि जैसे कि हो गया राम, राम क्या है, प्राणीवाचक संज्ञा हो गया। मनुष्य, गाय, ये सभी क्या हो गए, प्राणीवाचक संज्ञाएं हो गए। और अप्राणीवाचक संज्ञाओं में जैसे कि कलम, घड़ी, ठीक है, पर्वत, तो ये सभी क्या हो गए, अप्राणीवाचक संज्ञाएं हो गए। अब देख लिए गणनीय और अगणनीय संज्ञा, ये बड़ा आसान है कि जिन संज्ञाओं को गिना जा सकता है वो संज्ञाएं क्या हो गई, गणनीय संज्ञाएं हो जाएंगी, और जिन संज्ञाओं को नहीं गिना जा सकता उन्हें क्या कहेंगे, अगणनीय संज्ञा कहेंगे, ठीक है। जैसे हम लोग बात करते हैं दूध, दही, घी, इन सब को नहीं गिना जा सकता, तो ये क्या है, ये अगणनीय संज्ञाएं हैं। और जिन्हें गिना जा सकता है जैसे कि मनुष्य, ठीक है, राम, कलम, ये सभी क्या हो गए, गणनीय संज्ञाएं हो गई। तो इसी प्रकार से हमारा पूरा संज्ञा समाप्त हो जाता है, और मुझे उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर आपको कहीं पर डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।